Hello everyone, welcome in CGC online classes. Myself Ashish Srivastava. Today's topic macro teaching. ये आप लोग के बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर नंबर 3 टेक्नोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन का टॉपिक यूनिट 3 का इस लेक्चर नंबर 2 में आप लोग को इस टॉपिक के अंतर्गत कॉन्सेप्ट एंड प्रोसेस इस पर आप लोग को डिस्कस करना है। और आज हम लोग इसी के अंतर्गत सिमुलेशन टीचिंग एंड माइक्रो टीचिंग, जो कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आपका टॉपिक है। आज हम लोग इसी के अंतर्गत इसके प्रोसेस, इसके कॉन्सेप्ट, किस तरीके से ये हमारे क्लासरूम टीचिंग के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग माइक्रो टीचिंग के इंट्रोडक्शन पार्ट से। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि टीचिंग के प्रोसेस में हमें कितने भी तरीके के मेथड्स हैं, मैगज़ीन्स हैं, उसके थ्रू हम अपने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को हम कैसे इफ़ेक्टिव बना सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले यहीं से स्टार्ट है कि एज ए प्यूपिल टीचर हम इसके प्रोसेस के थ्रू हम कैसे अपने क्लासरूम टीचिंग के दौरान जो भी हमें प्रॉब्लम्स हम जो फेस करते हैं, तो अपने हम टीचिंग को कैसे हम इफ़ेक्टिव बना सकते हैं। तो कॉन्सेप्ट की बात करें यदि हम माइक्रो टीचिंग की, तो सबसे पहला जो फर्स्ट पॉइंट है आपका माइक्रो टीचिंग, तो विद द हेल्प ऑफ माइक्रो टीचिंग अपने हम टीचिंग प्रोसेस की को हम पहले सबसे पहले जो भी प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलती है क्लासरूम में, उस प्रॉब्लम्स को हम दूर कर सकते हैं। एंड द सेकेंड इज़ कि हम अपने टीचिंग स्किल्स को हम डेवलपमेंट कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि माइक्रो टीचिंग हमारी एज ए एक्चुअल क्लासरूम टीचिंग के तरह ही लगता है। बस ये है कि हम विद इन टाइम पीरियड हम अलग अलग जो टीचिंग के स्किल्स होते हैं उस पर हम अपने डेवलपमेंट करते हैं कि किस तरीके से हम किसी भी सिचुएशन में हम पर्टिकुलर उस स्किल्स के थ्रू हम अपने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इफ़ेक्टिव बना सकें। तो इसके लिए सबसे पहले बात यह है कि जो भी प्यूपिल टीचर हैं, यहाँ पर वो इटसेल्फ इंडिविजुअलाइज्ड ट्रेनिंग की तरह एक आपका ये कार्यक्रम है, जिसमें वो इंडिविजुअल यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हुए अपने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इफ़ेक्टिव बनाता है। और द नेक्स्ट पॉइंट इज़, इसमें सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ पे जो आपका एनवायरनमेंट है, एक हेल्दी एनवायरनमेंट होने के साथ साथ हम एज इट इज़ फीडबैक के माध्यम से और प्रैक्टिस करते हुए हम अपने अभ्यास के थ्रू इस पर हम कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में हम अपने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इफ़ेक्टिव बना सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि वो फीडबैक प्रोसेस हमारे किस मीडियम्स, किस रिसोर्सेज के थ्रू आ रहा है। यदि वो एट वंस हमारे क्लासरूम टीचिंग के दौरान टू वे कम्युनिकेशन अच्छी तरीके से चल रहे हैं, तो उतना ही बेहतर तरीके से हमारी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इफ़ेक्टिव होगी। ये तो रहा आपका एक जनरल, आपका एक कॉन्सेप्ट आपका माइक्रो टीचिंग का। तो अब हम बात करते हैं कि इसकी हिस्ट्री की कि माइक्रो टीचिंग ये कब आपका स्टार्ट हुआ और किस तरीके से। तो सबसे पहले इसका जो डेवलपमेंट है वो हम देखते हैं 20th सेंचुरी से इसको देखने को मिलता है। जो 1961 में जो कीथ एचिसन हैं, जो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में जो अमेरिका में अपने शोध कार्य के लिए गए थे, वहाँ अपने एज ए फ्रेंड आर.एन. बूस और D.W. एलन, ये नाम आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में ये पूछा जाता है। तो माइक्रो टीचिंग के जब इन्वेंटर के नाम से आए तो ये बात याद रखिएगा कि तीनों के नाम है एचिसन, बूस और एलन। ये आपके एग्जाम्पल्स में या ऑब्जेक्टिव में देंगे तो आप कंफ्यूज ना होइएगा। इसमें इन तीनों के ही थ्रू से यहाँ का ओरिजिन पॉइंट की हुआ था। तो बात करते हैं कि इनके थ्रू आर.एन. बूस और D.W. एलन के साथ इन्होंने रिसर्च किया, और जिसके लिए इन्हें फोर्ड फाउंडेशन से कई तरीके के ग्रांट प्राप्त हुए। जो भी इनका जो रिसर्च प्रोसीजर था वो पर्टिकुलर टीचर्स के बिहेवियर पे और टीचर्स के एक्टिविटी बेस पर था। तो इस तरीके से धीरे धीरे
इन पर इन्होंने अभ्यास किया और सबसे पहले बात कि हम अपने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को कैसे इफ़ेक्टिव बना सकते हैं, तो इसके लिए कौन-कौन से हमारे पास टीचिंग स्किल्स की आवश्यकता होती है और हम उसको कैसे मेजरमेंट कर सकते हैं। तो इसके लिए कौन-कौन से हमारे पास इक्विपमेंट्स होने चाहिए। तो इस पर पर्टिकुलर कार्य करने के लिए इन्होंने रिसर्च किया और धीरे-धीरे प्रोसीजर आगे बढ़ता रहा और एचिसन ने एक न्यूज़पेपर में अपने टेप रिकॉर्डिंग मशीन के बारे में इन्होंने एक पढ़ा था, जिन्होंने इसका नाम मेट्रोनिक्स रखा था और इसके बाद इसी मशीन के द्वारा ही प्यूपिल टीचर के जो भी टीचिंग एक्टिविटीज़ थे, उन्होंने उसको रिकॉर्ड करते हुए उनके व्यवहार में वो डिज़ायर्ड बिहेवियर लाने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया था और इसके बाद लोगों ने इसी वीडियो टेप रिकॉर्डर का प्रयोग अपने शिक्षण व्यवहार को सुधारने के लिए धीरे-धीरे करने लगे। तो इस प्रकार से 1963 से ये माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान की शुरुआत हुई। बाद में स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के ही जितने भी रिसर्चर स्टूडेंट्स थे, जैसे हैरी गैरिसन ने इस पर वो एफिशिएंसी देखने के लिए इस पर रिसर्च किया और आगे भी इसी तरीके से इस प्रोसीजर को आगे बढ़ाते रहे। आगे अलग-अलग लोगों ने भी इस पर, जैसे सेंट जोसेफ स्टेट यूनिवर्सिटी के प्यूपिल टीचर्स ने इस पर फिर 2 ग्रुप में डिवाइड करके इस पर रिसर्च किया और बाद में 1966 में आगे यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स ने इस पर काम करना शुरू किया और ढेर सारे इनोवेटिव टीचिंग मेथड्स का यहाँ पे ओरिजिन किए। बाद में जब हमारे इंडिया में 1967 में मिस्टर डी तिवारी ने इसका सूक्ष्म शिक्षण का माइक्रो टीचिंग का स्टार्ट किया, जो कि केंद्रीय शैक्षणिक संस्थान इलाहाबाद में कार्यरत है। उसके बाद 1970 में बड़ौदा एमएस यूनिवर्सिटी में जीबी शाह ने इस पर सूक्ष्म शिक्षण पर शोध किए और 1947 में एक आपको ये भी नोट करके आपको लिख लेना है कि एनएल दोसाझ ने एक टीचर ट्रेनिंग संस्थान चंडीगढ़ में सूक्ष्म शिक्षण को एक शिक्षक प्रशिक्षण के रूप में इसका प्रयोग किया और ये बुक का नाम आपको नोट करना है कि इन्होंने मॉडिफिकेशन ऑफ टीचर बिहेवियर थ्रू माइक्रो टीचिंग की एक बुक लिखी और जो कि एनसीईआरटी और एससीईआरटी दोनों ही अलग-अलग राज्यों में इसका कॉन्सेप्ट का प्रचार किया। तो ये रहा आपका ब्रीफ हिस्ट्री। आपको एग्ज़ाम्स में जब भी इसको स्टार्ट करना है कॉन्सेप्ट प्रोसीजर में, तो सिर्फ आपको यही बताना है कि माइक्रो टीचिंग है क्या, जैसे जनरल इन्फॉर्मेशन में मैंने आपको पहले बताया। उसके बाद आपको जब ब्रीफ हिस्ट्री पे बात करनी है तो बस इतना ही बताना है कि इसका कंट्रीब्यूशन में किन-किन लोगों का कंट्रीब्यूशन था और वो ईयर आपको लिखना है। मेन आपको यहाँ से स्टार्ट करना है कि व्हाट इज़ द मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ माइक्रो टीचिंग। अब जैसे कि नाम से ही लग रहा है कि माइक्रो जिसे हम सूक्ष्म शब्द कहते हैं, तो जो हिंदी का ही एक रूपांतरण है, जो जिसका अर्थ है कि लघु स्तर पर कार्य करना और जैसे हम दूसरे वर्ड में बोलते हैं मैक्रो, तो उसको हम सेंस समझते हैं कि बड़े स्तर पर कार्य करना। तो नाम से ही लग रहा है कि किसी बड़े स्तर पर किए जाने वाले कार्य को जब हम पहले लघु स्तर पर हम आयोजित करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, सूक्ष्म कार्य। तो इसी के रेफरेंस में AWD एलन की एक डेफिनेशन है जो आप लोग नोट करेंगे और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि अकॉर्डिंग टू AWD एलन, माइक्रो टीचिंग इज़ द स्केल डाउन टीचिंग एनकाउंटर। मीन्स कि सूक्ष्म शिक्षण जो है वो समस्त शिक्षण को लघु क्रियाओं में बांटना है। अब हम अलग अलग डिफिनीशंस को अभी हम समझते हैं। पहली बात, इन्होंने एक वर्ड में बात बताया है कि क्लासरूम टीचिंग के दौरान जितने भी हम टीचिंग एक्टिविटीज़ करते हैं उसको इन्होंने बताया है कि कई पार्ट्स में डिवाइड करके उस पर काम करना ही हमारा क्या कहलाता है, माइक्रो टीचिंग। एंड द नेक्स्ट डिफिनीशन इज़, हम बात करते हैं कि अकॉर्डिंग टू एरविन,
माइक्रो टीचिंग इज अ सिमुलेटेड टीचिंग इंस्टीड ऑफ रियल क्लासरूम। मतलब कि जो सूक्ष्म शिक्षण है वो वास्तविक कक्षा शिक्षण की अपेक्षाकृत एक अनुकरणीय शिक्षा है। मतलब कि जो हम एक्चुअल क्लासरूम में जब हम टीचिंग कर रहे होते हैं उसी तरीके की ही ये हमारी टीचिंग एक वास्तविक कक्षा शिक्षण की भांति है, जिसमें हम कई ढेर सारे टीचिंग के दौरान जो एक्टिविटीज़ करते हैं उस पर हम इसके थ्रू काम करते हैं। इसके साथ साथ कई आपकी डिफिनीशंस यहाँ लिखी गई हैं। आपको इन्हीं डिफिनीशंस के आधार पर आपको इसके नेचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने हैं। अब हम बात करते हैं व्हाट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ माइक्रो टीचिंग। तो यहाँ पे अलग अलग आपको पॉइंट्स में बात किया गया है। यहाँ पे हम की टर्म्स के रूप में इसको समझते हैं कि सबसे पहली बात ये है कि जो सूक्ष्म शिक्षण है वो आपके शिक्षण के तत्वों को सूक्ष्म स्वरूप दिया जाता है। अब यहाँ पे शिक्षण के तत्वों का कहने का सेंस ये है कि जब हम कोई टॉपिक सेलेक्ट करने के बाद जब हम प्रेजेंटेशन करते हैं तो उस प्रेजेंटेशन के थ्रू मीन्स कि वहाँ से कई ढेर सारे स्किल्स पर हम काम करते हैं। तो जो हम वर्ड स्किल्स का नाम वर्ड यूज कर रहे हैं यहाँ पे वही शिक्षण के तत्व हैं, एलिमेंट्स हैं। तो यहाँ पे अलग अलग वही एलिमेंट्स पर हमको यहाँ पे प्रैक्टिस करनी है। दूसरा इसमें पॉइंट ये है कि जो भी कक्षा शिक्षण के दौरान आने वाली समस्याएं हैं, कठिनाइयां हैं, इनके थ्रू हम इनको दूर कर सकते हैं। तो पर्टिकुलर बात ये है कि हम क्लासरूम टीचिंग के दौरान किसी स्किल्स में हम बहुत परफेक्ट हो सकते हैं, हो सकता है कि किसी स्किल्स में हम थोड़ी बहुत डिफ़िकल्टी फेस करते हैं। तो हमें ये खुद इंडिविजुअली हमें ये बात पता होती है कि किस स्किल्स में हम अपना बेहतर तरीके से प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। और एडवांस क्लासरूम टीचिंग के दौरान जो सिचुएशन में हम अपने जो प्लान में जो चेंजेस करते हैं उस दौरान जो हमारे सामने जो प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है तो इसके थ्रू हम उस पर प्रैक्टिस बेहतर तरीके से कर सकते हैं और क्लासरूम के अंतर्गत आने वाली जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसका सॉल्यूशन हम आसानी से निकाल सकते हैं। इसीलिए इसकी जो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है यही जो प्रशिक्षण है वो विश्लेषण की प्रभावी विधि है, क्योंकि इसके थ्रू हम एनालिसिस बहुत अच्छे से कर सकते हैं कि कौन सा हमारा टीचिंग स्किल्स बेहतर तरीके से है। और इसके बाद जो नेक्स्ट इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है सबसे अच्छी बात यह है कि हम इसको कम समय में हम ये भी जनरलाइज कर पाते हैं कि कौन सा टीचिंग स्किल्स हमारा थोड़ा कमज़ोर है या हम इसमें बेहतर तरीके से हम प्रेजेंटेशन नहीं दे पा रहे हैं। तो इसमें अच्छी बात यह है कि विथ थ्रू प्रैक्टिस हम इसमें बेहतर तरीके से मास्टरी भी कर सकते हैं। है ना। नेक्स्ट इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, जैसे हमने पहले बताया कि ये इंडिविजुअलाइज्ड प्रोग्राम है। यहाँ पे ये सेल्फ एनालिसिस कर टीचर कर सकते हैं कि हमको किस स्किल्स में ज़्यादा वर्क हमें करना है, ये भी इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। नेक्स्ट इसमें जो बात बताया गया है कि जो क्लासरूम की जो साइज़ है, क्लासरूम की जो टीचिंग लर्निंग के लिए जो हमारा टाइम पीरियड है, जो कंटेंट है, वो हमारा यहाँ पे कम होता है। क्यों कम होता है? इसीलिए पर्टिकुलर टाइम रखा जाता है कि हमको केवल पर्टिकुलर स्किल्स पर काम करनी है, हमें उस स्किल्स को बेहतर तरीके से इफ़ेक्टिव बनाना है। इसलिए हम इसमें विद इन टाइम पीरियड में हम पर्टिकुलर अलग अलग स्किल्स पर काम करते हैं। अब यहाँ पे टाइम पीरियड हम वर्ड बार बार बोल रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि सेंस 5 to 7 मिनट का आपका एक लेसन प्लान यहाँ पे होता है। तो इसके थ्रू जो टीचर्स हैं अपने प्रोफेशनल जो प्रोफेशन में है, टीचिंग प्रोफेशन में, उसको और बेहतर तरीके से इफ़ेक्टिव बना सकते हैं। यहाँ पे जो इंस्ट्रक्टर है वो उनको इंस्ट्रक्ट कर सकता है, उनको गाइड कर सकता है कि किस स्किल्स में आपको और बेहतर तरीके से प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। और सबसे अच्छी बात ये है कि इस यहाँ पे टीचिंग के दौरान ही आपको एडवांस फीडबैक देखने को मिल जाता है, ये सबसे अच्छी बात है। तो यहाँ पे स्टूडेंट के साथ साथ जो पिपल टीचर है वो भी अपने आप को इवेलुएट कर सकता है। तो इस कैरेक्टरिस्टिक्स आपको ऐसे ही आपको पॉइंट वाइज आपको लिखने हैं। अब हम बात करते हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स की कि व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ माइक्रो टीचिंग। जैसे ही आपने कैरेक्टरिस्टिक्स पर हमने बात बताया है वहीं से जनरलाइज करते हुए बात करें तो यहाँ पर सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव्स है जो पिपल टीचर है
वो पर्टिकुलर एक एक टीचिंग स्किल्स पर उस पर मास्टरी करता है। ये इसकी फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है। क्लासरूम टीचिंग के दौरान जो भी प्रॉब्लम्स है वो पिपल टीचर उसको इवेलुएट करना, यहाँ पे सेल्फ कॉन्फिडेंस का डेवलपमेंट से एडवांस फीडबैक को मिलना, और यहाँ पे जो भी स्टूडेंट्स के द्वारा जो भी प्रॉब्लम फेस देखने को मिल रही है, तो वो पर्टिकुलर स्किल्स पर कि किस तरीके से इस टॉपिक को हम बेहतर तरीके से और इफ़ेक्टिव टीचिंग हम कर सकते हैं, तो कौन सा ऐसा स्किल्स है तो उस पर बार बार प्रैक्टिस करके वो जो प्रॉब्लम फेस है उनको दूर करना, ये सभी आपके इसके अंतर्गत ऑब्जेक्टिव्स आते हैं। अब हम लोग बात करते हैं इसके प्रिंसिपल पे। तो जो माइक्रो टीचिंग है एज ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, और जिसे हम लोग एक ईजली स्किल्स के थ्रू हम लोग आसानी से इस पे एनालिसिस कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारा एक्चुअल क्लासरूम टीचिंग है। वो सिचुएशन में हम इस पर काम करते हैं, और टीचिंग के जितने भी अलग अलग जो आपके स्किल्स हैं उन पर हम पर्टिकुलर अलग अलग हम इस पर काम करते हैं। उसके कंपोनेंट्स को समझते हैं कि उस कंपोनेंट के अंतर्गत किस तरीके से हम प्रोसीजर के थ्रू इस पर हम मास्टरी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो फेजेस है माइक्रो टीचिंग का, ये मेन इसकी 3 फेजेस हैं और इसको आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले जो माइक्रो टीचिंग का जो प्रोसीजर है वो फर्स्ट आपका है ज्ञान प्राप्ति की अवस्था, जिसे आप नॉलेज एक्विजिशन फेज, उसके बाद सेकंड है स्किल्स की बात करते हैं, और उसके बाद ट्रांसफ़र फेज की। इसी के अंतर्गत हम लोग अपने पूरे माइक्रो लेसन प्लान का डेवलपमेंट करते हैं, और स्टार्टिंग पोर्शन से लेकर के जो भी इसके अंतर्गत स्किल्स आती हैं तो उस पर हम लोग ऑब्जर्वेशन से लेकर के एनालिसिस करते हैं। उसके बाद हम लोग एक माइक्रो लेसन प्लान का प्रिपेयर करते हैं, फिर पर्टिकुलर उस स्किल्स पर फिर हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, एंड देन उसके बाद पर्टिकुलर स्किल्स के थ्रू हम लोग उसका फीडबैक लेते हैं, और फीडबैक लेने के बाद एक्चुअल क्लासरूम टीचिंग में उस पर ट्रांसफ़र करने की बात, ट्रांसफ़र करने का सेंस यहाँ पे कि टीचर खुद उस पर इवेलुएट करने का प्रयास करता है। तो ये इसके अंतर्गत जो भी फर्स्ट सेकंड थर्ड जो फेजेस में हमने बताए हैं वो नीचे आपके जो लिखे गए पॉइंट्स हैं इसी पर हम इस पर प्रैक्टिस करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं इसके प्रोसेस पे। ये वेरी इंपॉर्टेंट, आपका एग्ज़ाम में आपका आता है, इसको आपको डायग्राम के थ्रू भी या पॉइंट वाइज या आप डिक्टेट करके आप इसको लिख सकते हैं। द प्रोसेस और स्टेप ऑफ माइक्रो टीचिंग, द फर्स्ट इज, क्योंकि जो हमने इसके पहले हमने बताया था आपको फेजेस का, उसी को यहाँ पे एलेबोरेट करके हमने आपको पॉइंट वाइज स्टेप वाइज मैंने आपको यहाँ बताया है। तो सबसे पहला जो इसके स्टेप्स की बात करते हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ लेसन प्लान। अब कंस्ट्रक्शन ऑफ लेसन प्लान का मतलब है कि यहाँ पे लेसन प्लान आपको विद इन 35 मिनट का लेसन प्लान आपको नहीं बनाना है। यहाँ पे आपको उस पर्टिकुलर स्किल्स के रेफरेंस में आपको लेसन प्लान बनाना है, जो भी स्किल्स पर आपको काम करना है। जैसे मान लीजिए एज ए प्यूपिल टीचर हमें एक टीचिंग स्किल जैसे नरेशन है, वर्णन करना है, एक्सपोजिशन है, वर्णन करना है, या क्वेश्चनिंग आस्किंग या क्वेश्चनिंग स्किल्स पर काम करना है, तो इस पर्टिकुलर से पर हमें वो एज ए क्लासरूम सिचुएशन में इस पर एक हम माइक्रो लेसन प्लान प्रिपेयर करते हैं, और पर्टिकुलर इस स्किल्स के जो कंपोनेंट्स होते हैं उस कंपोनेंट्स के रिगार्डिंग हम अपने टीचिंग कंटेंट को रखते हैं, और उसके आधार पर हम क्वेश्चंस बनाते हैं। नेक्स्ट हमारा जो स्टेप है, जब हमने ये तैयार कर लिया अपने कंटेंट को, तो दूसरा हमारा स्टेप आता है क्लासरूम टीचिंग। अब क्लासरूम टीचिंग मतलब यहाँ पे एज ए प्यूपिल टीचर इस पूरे कंटेंट को अपने पार्टिसिपेंट के थ्रू इसको केवल 5 से 10 मिनट के अंतर्गत आपको इसे पढ़ाना है, और ये जो सेशन है यही आपका सेशन क्या कहलाता है, मैक्रो टीचिंग का टीचिंग सेशन कहलाता है। द नेक्स्ट स्टेप इज फीडबैक, जिसे आप हिंदी में बोलते हैं प्रतिपुष्टि।
मतलब कि एज ए प्यूपिल टीचर द्वारा जो भी पढ़ाए गए जो पाठ के कंटेंट हैं उसको एज ए एक इवैल्यूएशन प्रोफार्मा के थ्रू हम उसको इवैल्यूएट करते हैं। एक रेटिंग स्केल के थ्रू रेटिंग दी की जाती है कि आपका इस स्किल्स पर कौन कौन से कंपोनेंट पर आपने काम किया है। तो इसके आधार पर ये पूरे संपूर्ण पाठ का जो अब किसी भी रिसोर्सेज के थ्रू हम एक रिकॉर्ड कर लेते हैं, चाहे हम डायरेक्टली क्लासरूम में बैठ कर के। तो फिर उसके बाद इस पूरे प्रोसेस पर जब हम पूरी बात करते हैं कि कौन-कौन से स्किल्स पे आप अपने कंपोनेंट्स पर काम नहीं किया है, तो उस कमियों को हम बताते हैं। तो यहाँ पर एज ए प्यूपिल टीचर और जो आपका इंस्ट्रक्टर है, उन दोनों के बीच में एक डिस्कशन होता है और जो आपका सुपरविज़न करते हुए उनको तुरंत फीडबैक प्रदान मिलता है कि आप इन कमियों पर आप काम कर सकेंगे, तो आप अपने इस स्किल्स को और बेहतर तरीके से बना सकते हैं। जब हमें वो कमियां पता चल गई कि हमें इस स्किल्स के अंतर्गत हमने कौन-कौन से कंपोनेंट पर काम नहीं किया है, तो उसको अगेन हम लोग री-लेसन प्लान में अपने चौथे स्टेप में काम करते हैं। फिर से उसको दोबारा से हम वो स्किल्स को पर काम करके उसको दोबारा मैक्रो लेसन प्लान बना करके क्लासरूम में पढ़ाते हैं। तो जो हमारा जो 5वां स्टेप होता है वो रीटीचिंग होता है, जिसमें ये रीटीचिंग सेशन के अंतर्गत हम इसको फिर से पढ़ाते हैं। जब एट वन्स वो पढ़ाने के बाद जब उस पर फिर से एक ग्रुप डिस्कशन होता है, तो वो हमारा री-फीडबैक कहलाता है। तो ये हमारे टोटल 6 इसके स्टेप्स हैं। पहला हमारा कंस्ट्रक्शन ऑफ लेसन प्लान, फिर उसके बाद क्लासरूम टीचिंग, एडवांस फीडबैक, फीडबैक मिलने के बाद हमने फिर से दोबारा उसको री लेसन प्लान किया, फिर से री टीचिंग की और एडवांस री फीडबैक मिला। तो ये टोटल 6 स्टेप्स हैं। इसी शिक्षण प्रक्रिया में हम प्रत्येक स्टेप्स पर स्किल्स पर अलग अलग रूप से हम इस पर ट्रेनिंग करते हैं और अपने ट्रेनिंग के थ्रू अपने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इफ़ेक्टिव बनाते हैं। अब हम बात करते हैं कि जब हमने इस पूरे कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लिया, तो अब ये हमें जनरलाइज़ हमें करने में हमें एक आइडिया मिल चुका है कि इसका हम किन-किन रेफ़रेंस में इसका यूटिलाइज़ेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि व्हाट इज़ द यूजेस ऑफ मैक्रो टीचिंग। तो सबसे फर्स्ट द पॉइंट इन यूज़फुल फॉर मॉडल लेसन। हमें कोई भी जब हम एक आइडियल लेसन प्लान जब हम प्रिपेयर करते हैं, तो हमें ये अच्छे तरीके से पता है कि इस टॉपिक को, इस कंटेंट को हम कौन से टीचिंग स्किल से बनाएँगे या इस पर हम काम करेंगे, तो हमें हमारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छे से ये टॉपिक उन्हें समझ में आएगी। तो ये एक मॉडल लेसन प्लान बनाने में ये आपको हेल्प करता है। दूसरी बात कि जिस प्रोफ़ेशन में हैं, उस प्रोफ़ेशन में हमारी एक बेहतर तरीके से डेवलपमेंट करने में ये आपको हेल्प करता है। और दूसरी बात कि जो इन सर्विस ट्रेनिंग टीचर्स हैं, उसमें ये अपने स्किल्स पर मास्टरी करने के बाद अपने प्रेजेंटेशन को और भी बेहतर तरीके से इफ़ेक्टिव बना सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ टीचर अपने खुद की टीचिंग को सेल्फ इवैल्यूएट कर सकता है और ये पर्टिकुलर ये इवैल्यूएट करने के बाद स्टूडेंट्स के भी डिज़ायर्ड बिहेवियर पे काम कर सकते हैं। साथ ही साथ वो अपने टीचिंग स्किल्स पर भी बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें जो बात आता है कि पर्टिकुलर हम रिसर्च की बात करते हैं टीचिंग डिज़ायर्ड बिहेवियर मॉडिफिकेशन पे, तो इसके थ्रू हम वो पर्टिकुलर टीचर की टीचिंग स्किल्स को हम मेज़र भी कर सकते हैं और उन्हें हम गाइड भी कर सकते हैं। तो ये भी आपका एक हेल्पफुल है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यूज़फुल इन प्रोवाइडिंग सुपरविजन सिस्टम ऑफ न्यू पैटर्न। आज के प्रेजेंट सिनेरियो में सबसे अच्छी बात ये है कि इसके थ्रू हम उनकी टीचिंग स्टाइल को हम एक बेहतर तरीके से मेजरमेंट कर सकते हैं, जिसे हम कि कौन-कौन से टीचिंग स्किल्स पर जब हम आइडियल लेसन प्लान पे काम करते हैं, तो 30 मिनट्स तक किसी टॉपिक को ध्यान से सुनना कहीं न कहीं एक डिफ़िकल्टी फ़ेज़ आता है। लेकिन जब हम अलग-अलग स्किल्स पर काम करते हैं, ध्यान से सुनते हैं, तो उनकी वो प्रॉब्लम्स जो क्रिटिकल एनालिसिस के थ्रू हम ये देख सकते हैं कि कहाँ पे एज ए टीचर वहाँ पे जिसको कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। तो उन्हें
फीडबैक देने में भी और जो टीचर्स का बिहेवियर मॉडिफिकेशन में भी इसके थ्रू हम उनको गाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे सेल्फ इवैल्यूएशन वाला जो वर्ड हम बार बार यूज कर रहे हैं वो उनके लिए सबसे बेहतर है कि यहाँ टीचर खुद सेल्फ इवैल्यूएट कर भी सकता है। बात करते हैं इसके एडवांटेज कि व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ माइक्रो टीचिंग। तो यहाँ पे आपको पॉइंट वाइज आपको भी इसी तरीके से लिखना है कि सबसे पहली बात करें तो माइक्रो टीचिंग जो है वो हमारे क्लासरूम टीचिंग के दौरान जो भी क्लासरूम सिचुएशन में जो प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है उसके इसके थ्रू हम अपने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को हम इफ़ेक्टिव बना सकते हैं और उस प्रॉब्लम्स को हम सॉल्यूशन के थ्रू हम इजीली तरीके से सॉल्व भी कर सकते हैं। जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है बहुत ईज़िली हो जाती है। यहाँ पे पीपल टीचर में उनके कॉन्फिडेंस को डेवलपमेंट करने में ये मदद करता है और इसके थ्रू हम पीपल टीचर उनके मॉडिफिकेशन और बिहेवियर पे आप बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं। उनके बिहेवियर के रिफॉर्म में ये आपके एक हेल्पफुल है आपका। और सबसे अच्छी बात ये प्यूपिल टीचर को कम समय में ज़्यादा जो लर्निंग जो बात करते हैं इससे आप विद इन टाइम पीरियड में आप अपने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को और बेहतर तरीके से इनोवेटिव भी बना सकते हैं। तो अच्छी बात ये है कि कम इसको सीधे बड़ी कक्षा में ना जा कर के हम कोई एक छोटे स्मॉल क्लासरूम में हम कम छात्रों के साथ एक छोटी पाठ योजना के माध्यम से हम अपने इस टीचिंग टास्क को कंप्लीट करते हैं जिसके थ्रू एज ए प्यूपिल टीचर के लिए ये लाभदायक होता है। नेक्स्ट इसके हम एडवांटेज की बात करें तो माइक्रो टीचिंग जो है वो निरीक्षण प्रणाली को एक नया स्वरूप प्रदान करती है जिसके द्वारा हम टीचिंग स्किल्स के एक एक्चुअल क्लासरूम टीचिंग सिचुएशन में हम इसको ईजिली प्रोसेस के थ्रू हम प्रैक्टिस करते हैं। तो ये आपके ढेर सारे आपके एडवांटेज रही। इतनी इसकी फ़ायदे सुनने के बाद भी इसमें कुछ ऐसी कमियां हैं। तो अब हम बात करते हैं इस टॉपिक के लास्ट फेज पे जो लिमिटेशंस ऑफ माइक्रो टीचिंग है। तो सबसे पहली बात करें कि इस प्रणाली को हम जो यांत्रिक बताकर इसे अच्छी प्रणाली नहीं माना गया है। क्यों? क्योंकि इस पर ज़्यादा से ज़्यादा हम एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में बात कर रहे हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं एक ट्रेंड टीचर्स का हमें अभाव देखने को मिलता है। एक ये आपकी इसमें ड्रॉबैक है कि एक्चुअल क्लासरूम में हम देखते हैं कि कम से कम मिनिमम 25 टू 30 स्टूडेंट्स होते हैं और जबकि मैक्रो टीचिंग में हम एक कम छात्रों पर हम काम करते हैं, 5 से 10 तक लगभग छात्र होते हैं। तो इसमें जब हम एक्चुअल क्लासरूम में जाते हैं तो वहाँ पे एक डिसिप्लिन होने का जो अनुशासनहीनता की समस्या का सामना करना पड़ता है। तो यहाँ पे पूरे टीचर ट्रेनिंग जो प्रोसेस है उसकी ये पूरी प्रोसेस का लेने की क्षमता नहीं रखता है। तो इसमें जो स्किल्स के जो आपके कंपोनेंट्स हैं वो सिर्फ उसी पर ही फोकस किए जाते हैं, न कि हमें कंटेंट के रिगार्डिंग। तो यहाँ पे जो कंपोनेंट्स है वो प्राइमरी फेज पर वर्क किया जाता है जबकि जो कंटेंट है वो हमारा सेकेंडरी होता है। तो ये भी आपका एक ड्रॉबैक है। इस तरीके से कई सिचुएशन में आपको जब हम क्लासरूम टीचिंग के दौरान जो कंटेंट के रिगार्डिंग जब हम अपने लेसन प्लान में कुछ चेंजेस करते हैं, अपनी स्ट्रेटजी चेंज करते हैं, तो वो डिपेंड करता है कि हमारा कंटेंट कैसा होगा। बट यहाँ पर हम सिर्फ कंपोनेंट पर फोकस करते हैं तो ये यहाँ पे एक लिमिटेशंस देखने को मिलता है। तो इस तरीके से सूक्ष्म शिक्षण की हम लिमिटेशंस को देखते हुए भी फिर भी हम ये कह सकते हैं कि ये एक महत्वपूर्ण आपका टीचिंग प्रोसेस है आपका, जिसके थ्रू जो टीचर है, प्यूपिल टीचर है, वो सेल्फ प्रैक्टिस करते हुए अपने टीचिंग प्रोसेस को, अपने टीचिंग स्किल्स को बेहतर तरीके से निखार सकता है। अब हम बात करें सबसे लास्ट टॉपिक पे कि माइक्रो टीचिंग की
ऐसे कौन से पोर्शन हैं जिस पर हमको सबसे ध्यान देने की आवश्यकता है, जिसके थ्रू हम अपने इस माइक्रो टीचिंग के प्रोसेस को और बेहतर तरीके से बना सकते हैं। तो हमें सबसे पहला जो ध्यान रखने की आवश्यकता है कि जो सूक्ष्म शिक्षण है, मैक्रो टीचिंग स्किल्स पर हम जब प्रैक्टिस करने हैं तो हमें जो क्लासरूम का साइज़ है वो हमें पहले छोटा ही रखना चाहिए, क्योंकि हमें अभी फर्स्ट फेज स्टार्टिंग पोर्शन पे हम काम कर रहे होते हैं। तो हमें पहले स्किल्स पर काम करना है, घटकों पे काम करना है, तो उसी को ही बेस बनाया जाए। दूसरी बात इसमें कि कोई भी विशिष्ट सूक्ष्म शिक्षण पे जो आधारित हमारा जो कंटेंट है, उस पे ज़्यादा हमें टाइम एक्सपेंड नहीं करना है। विदिन 10 टू 12 मिनट ही, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एक समय में केवल एक ही कौशल पे काम करना चाहिए और उसी पे ध्यान केंद्रित करना चाहिए, और पर्टिकुलर स्टूडेंट को उस स्किल्स पर काम करने से पहले हमें अपने वो लेसन प्लान प्रिपेयर कर लेना चाहिए, और उस जो भी टीचिंग स्किल्स पर काम करना है उसका पूरी तरीके से कंपोनेंट का स्टडी कर लेना चाहिए कि कौन कौन से इस कंपोनेंट के डायमेंशन बनते हैं और उनकी क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। उसी के आधार पर ही हमें अपने इस कंटेंट को प्रिपेयर करना चाहिए। नेक्स्ट हमारा जो है, इस पर पर्टिकुलर हर कंपोनेंट्स पर हमें काम करना चाहिए। उसके आधार पे ही हमें अपने कंटेंट का सिलेक्शन करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने पूरे कंटेंट को प्रिपेयर कर लिया और 2-3 कंपोनेंट्स हमारे बाकी रह गए। तो इस तरीके से यदि हम काम करते हैं तो हमारी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इफ़ेक्टिव और बेहतर तरीके से हो सकती है। आज के इस लेक्चर में आपने इतना जाना। हम लोग इस पर एक क्वेश्चंस प्रिपेयर करके अभी आपको होमवर्क में दिया जाएगा। इस लेक्चर्स को कंप्लीट करने के बाद अपना ये होमवर्क कंप्लीट करेंगे। अब हम लोग लेक्चर में सिमुलेशन टीचिंग में मिलेंगे। थैंक यू क्लास।